ने मल्लिकार्जुन खड़गे की सुन ली। डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी वहीं से, और इस यात्रा में लगभग इस यात्रा में रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात इनके पास आने से पहले, और इनके पास ही कमलनाथ जी ने कहा है कि लगभग 12 से 15 सीटें हम जीत रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। कमलनाथ ने यह दावा नहीं किया कि 28-29 सीटें जीत रहे हैं, 25 सीटें जीत रहे हैं, 12-15 सीटें जीत रहे हैं। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है? मोदी जी जब 300, 400, 500 की बात करते हैं तो कमलनाथ ने ऐसी बात क्यों नहीं की? ये एक सवाल है जो आपके सामने रखना चाहता हूं डॉक्टर साहब। और साथ साथ राहुल गांधी जो आज भाषण दे रहे थे और जो दावे के साथ वो वहाँ अपनी बात रख रहे थे, उसमें कितना दम दिखाई देता है। जो हम बात अभी कर रहे हैं कि यहाँ बाजी जो है वो इंडिया के हाथ में दिखाई दे रही है, उसमें कितना दम है? राज्य के दावे पर बात कर लें। कमलनाथ एक वरिष्ठतम राजनेता हैं देश के, इसलिए वे नरेंद्र मोदी की तरह 28 या 29 सीटों का दावा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन 12-13 सीटों का दावा भी उन्होंने अगर किया है तो किस तरह की जमीनी हकीकत उनके सामने है, कौन सा उन्होंने सर्वे कराया, वे जाने। लेकिन मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के समय माहौल था उससे कुछ बदलाव दिख रहा है। खासतौर से राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल से प्रवेश करके आज विदा हो गई है। थोड़ी देर में शायद राजस्थान पहुंच जाएगी। इस वक्त रतलाम में थे कुछ देर पहले, जी। बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश करेगी वो। ये आंकड़ा कांग्रेस पार्टी छू पाएगी कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी ने दो बारीक चीजें की हैं। एक तो युवाओं की नब्ज पर हाथ रखा है बेरोजगारी को लेकर। दूसरा, आज जैसे उन्होंने आदिवासियों को लेकर और किसानों को लेकर बात कही। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक संख्या में आदिवासी हैं। 21 से 22% कुल जनसंख्या में से आदिवासी लोग हैं। कांग्रेस आदिवासियों में हमेशा से अच्छी घुसपैठ रखती रही है। पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत होती रही, भले इस बार कुछ कम सफलता मिली है उसे। दूसरा, किसानों को एमएसपी की गारंटी। लेकिन एक चूक इसमें हुई है, मुझे लगता है कि कल जयराम रमेश ने, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने, इन सब लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया था, इस तरह के फीलर्स दिए थे कि आज कोई औपचारिक और विधिवत घोषणाएं राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व करने वाला है। लेकिन वैसा सुनने को और देखने को नहीं मिला। एक चलताऊ किस्म से एमएसपी की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई। जिसको कहना चाहिए एक पार्टी विधिवत घोषणा करती है किसी चीज की, किसी वादे की, वैसा नहीं देखने को मिला दोनों के भाषण में। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे पास आएगा, बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चुनौती बड़ी होती जाएगी। इसमें कई अभी पहेलियां बाकी हैं, जैसे 5 सीटें हैं, बीजेपी ने उनके टिकट घोषित नहीं किए, उसमें छिंदवाड़ा भी है। वहां क्या होने वाला है, बीजेपी में क्या हो रहा है, इसकी एक बानगी कैलाश विजयवर्गीय ने आज पेश कर दी है। पार्टी ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है कि वहां शंकर लालवानी का टिकट कट गया है इंदौर में, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अपने एक सार्वजनिक समारोह में, कार्यक्रम में मंच से कह रहे हैं कि शंकर लालवानी का टिकट कट गया है क्योंकि यहां से किसी महिला को टिकट दिया जाना है। वे ये भी कह रहे हैं कि अगर महिलाएं एमपी एमएलए बनेंगे तो पुरुष क्या करेंगे, यानी एक तो महिला विरोधी बयान है एक तरह से। तो बीजेपी में अभी कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। उसके बाद कांग्रेस की जब तक सूची नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। कांग्रेस की बैठक कल है 7 तारीख को, पहली बैठक जो उनकी है, उसमें किन लोगों के नाम फाइनल होकर आते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 29 में से 28 सीटों पर पिछली बार हारे थे। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की है, जहां पर अभी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जो पहले बना हुआ। मैंने पहले भी कहा कि छिंदवाड़ा देश का एक माइक से आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज अचानक चली गई आपकी। जी, हमारी आवाज आवाज थोड़ी दूर, मैं आता हूं तो थोड़ा माइक ठीक करवाता हूं इधर से आपके, और आते हैं आपके पास। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, यहां लगातार हम देख रहे हैं, लगातार
इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, एक बात यहां जोड़ना चाहूंगा, ये बिल्कुल अभी सही कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि हाँ, इस ढंग से बताया गया था कि आज राहुल गांधी कुछ बड़ा यहां ऐलान करने वाले हैं और खासकर युवाओं को लेकर ऐसा माहौल था, लेकिन वो माहौल यहां पे वो बन नहीं पाया, दिखा नहीं। हालांकि घोषणाएं लगातार हो रही हैं और ये न्याय यात्रा में सुनने में ये आया कि चूंकि अब इंडिया गठबंधन है तो जो भी दावे होंगे गठबंधन साथ साथ करेगा। सबके अपने अपने विचार जरूर हैं और सबका अपना घोषणा पत्र तो होगा ही, लेकिन जब आप सरकार में एक साथ रहेंगे आने वाले समय में, अगर जीत के आते हैं तो घोषणाएं भी आप एक साथ करें। शायद इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, और इसीलिए यहां पर उन घोषणाओं को रोक दिया गया है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, एक बार आपसे ट्राई करूंगा फिर से, आवाज शायद हमारी आप तक आ रही है, आपकी आवाज जी प्लीज। बिल्कुल आ रही आवाज जी आ रही है आपकी आवाज। मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो मुझे भी लगा था कि सारे संकेतों और सूचनाओं के बावजूद औपचारिक घोषणा शायद इसीलिए नहीं की गई होगी कि जब आप गठबंधन धर्म में होते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे यूपीए 1 यूपीए 2 में था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी बना नहीं है इंडिया गठबंधन का। शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी के फिलहाल कमान को लगा होगा कि ये घोषणाएं सहयोगी दलों की बिना रजामंदी के करना ठीक नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से विदा हो गई है। मध्य प्रदेश में अच्छा समर्थन इसे मिला है, मुरैना से लेकर अभी रतलाम तक। इसे वोटों में बदलने की जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के संगठन की है। जिस तरह की युवा पीढ़ी, युवा जोड़ी, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, इन लोगों की है, ये लोग जितने उत्साह से काम कर रहे हैं तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव अच्छी तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। और बीजेपी के अभी जो नाम आए हैं पहली सूची में 5 सीटें छोड़कर, वे कोई बहुत उत्साहवर्धन नहीं करते। मुरैना के प्रत्याशी को देख लें, ग्वालियर के प्रत्याशी का नाम देख लें, तो कोई बहुत कद्दावर नाम नहीं दिए। ग्वालियर वाले तो विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं अभी। मुरैना वाले प्रत्याशी बीजेपी के 2 विधानसभा चुनाव हार चुके थे, शिवमंगल तोमर, उन्हें लोकसभा में दिया गया है। तो चुनौती बीजेपी के सामने भी मध्य प्रदेश में कोई बहुत आसान नहीं है, उसकी राह भी थोड़ी कठिन है। जी राजीव जी। खास तौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहां पर दलित वोट बड़ी संख्या में है। लेकिन मुझे 2 चीजों पर थोड़ा सा संदेह है। नंबर 1, मायावती पिछले वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आसपास दिखाई देती रही हैं, उसकी वजह सीबीआई, आईटी, ईडी इत्यादि रहे होंगे। उसके कारण मुझे नहीं लगता कि एकदम चुनाव के मौके पर मायावती ये जोखिम उठाएंगी कि बीजेपी के घटक दलों के इस खतरे के बाद ईडी सीबीआई वाले जो घटक दल हैं वे कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हों। दूसरी बात मुझे लगती है कि कांग्रेस के पास आज की तारीख में एक बड़ा दलित चेहरा उनका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा निर्विवाद नाम और चेहरा, दलित चेहरा कांग्रेस के पास है। इसलिए शायद मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने में कांग्रेस को हिचकिचाहट होगी। इसमें एक कोण यह भी है कि अकेले कांग्रेस की मर्जी इसमें नहीं चलने वाली। अगर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना है तो आपको उद्धव ठाकरे से भी पूछना पड़ेगा, तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ भी बैठना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल से भी बात करनी पड़ेगी। यद्यपि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अब इस समय प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। इनमें से ज्यादातर लोग साल 1.5 साल पहले तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और कोई भी हो सकता है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है जी। लेकिन इन सब लोगों की सहमति मायावती के नाम पर होगी, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। क्योंकि गठबंधन की बात चल रही है तो एक उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। आज थोड़ी सी चर्चा वहां की भी कर लें। महाराष्ट्र में अमित शाह गए हुए हैं फायर फाइटिंग करने के लिए। वहां जिस तरह से उनके सहयोगी दलों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी, जो बीजेपी के घटक दल, भारत के निर्वाचन आयोग ने इन दोनों ही पार्टियों को असली पार्टी मानकर सिंबल भी दे दिए हैं जी। उनके साथ सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। और इस बीच में आपने संजय राउत का बयान सुनवाया। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम सहमति पर पहुंच चुके हैं। और एक और नया संदेश आज आया है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद के शाहू जी महाराज के जो वंशज हैं, उनके बारे में आया है कि वे कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में आने वाले हैं, हो सकता है चुनाव भी लड़े। तो एक बड़ा मराठा नाम, बड़ा मराठा छत्र
इस गठबंधन के साथ अगर दिखाई देता है तो ये भी एक बड़ी बढ़त दिखाई देगी। लेकिन इस बीच में एक बात और है राजीव जी, राहुल गांधी ने जिस दिन अपनी यात्रा की घोषणा की होगी मणिपुर से मुंबई तक, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तैयारी की होगी कि राहुल गांधी जिस जिस राज्य में प्रवेश करें वहां उनके पहुंचने में, उनके स्वागत में दल बदल कराया जाए। और ऐसा पिछले लगातार हम देखते चले आ रहे हैं। एक मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यात्रा आज विदा हुई जा रही है, जहां कोई ऐसा दल बदल बीजेपी नहीं करा पाई। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया, सिवाय छिंदवाड़ा में 7 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले बीजेपी ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया के बाद आज संभवतः 2 कांग्रेस विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं, जा चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। तो कम से कम अब हमें अगले 3-4 दिनों में यह देखना है 13 तारीख तक महाराष्ट्र में राहुल गांधी के स्वागत के लिए बीजेपी क्या करती है, क्या कांग्रेस अपने आप को वहां बचाए रख पाती है, जैसा मध्य प्रदेश में 2 तारीख से 6 तारीख तक कांग्रेस ने खुद को एकजुट बनाए रखा। इस पर भी नजर रखना होगी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और अभी अभी थोड़ी देर पहले वहां से